नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आप देख रहे हैं ये जो खजाना है, आज हम आपको बताएंगे हमारे भारत के जो मंदिर हैं उनमें कितना धन है, कितना चढ़ावा चढ़ता है। और सबसे पहले बात होगी शिरडी के साईं मंदिर की, जो देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साईं बाबा के देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों भक्त हैं। हर दिन बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ जुटती है। साईं बाबा के भक्त बाबा की तिजोरी में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज एक भक्त ने बाबा को सोने का मुकुट चढ़ाया और जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। हर हफ्ते साईं मंदिर में करीब 10 से 11 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। देखिए रिपोर्ट। शिरडी के साईं बाबा पर भक्तों की अपार श्रद्धा और आस्था है। हर साल लाखों भक्त शिरडी जाते हैं और बाबा के दर्शन के साथ साथ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। सबका मालिक एक है, ऐसा संदेश देने वाले शिरडी के साईं बाबा के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों भक्त हैं। मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। बाबा के भक्त उन्हें हर साल रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाते हैं। यूं कहे तो साईं बाबा के दर पर हर दिन धन वर्षा होती है। आज बाबा के एक भक्त ने उन्हें 110 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया। इस मुकुट की कीमत 12,70,000 रुपए बताई गई है। मुकुट चढ़ाने वाले भक्त ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। हालांकि नगद चढ़ावा चढ़ाने को लेकर नियम है। एक भक्त एक दिन में सिर्फ 1,99,999 रुपए ही नगद दान दे सकता है। विदेशी मुद्रा में दान करने वाले भक्तों को पासपोर्ट की फोटोकॉपी दिखाना होता है। साईं बाबा के मंदिर में रोजाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस हिसाब से हर हफ्ते करीब 10 से 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है और तकरीबन साल भर में 500 करोड़ का चढ़ावा साईं मंदिर में चढ़ता है। साईं बाबा के दरबार पर हर साल 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं। हर साल बाबा की झोली में श्रद्धालु भर भर कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर 3 दिन तक उत्सव चलता है और इस दौरान 3 दिन में ही करीब 6.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। यानी साईं मंदिर हर हफ्ते मालामाल होते हैं। हर दिन उन्हें सोने, चांदी और कैश के रूप में चढ़ावा चढ़ता है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट देश भर में दूसरे नंबर का अमीर ट्रस्ट है। साईं की तिजोरी में तकरीबन 2400 करोड़ जमा है, जो अलग अलग बैंकों में निवेश किए गए हैं। इतना ही नहीं, 450 किलो सोना और 6000 किलो चांदी साईं के भंडार में जमा है। कैश के साथ श्रद्धालु ट्रस्ट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। चेक, डीडी और मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब साईं बाबा के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा हुआ है। बाबा के दरबार में भक्तों का चढ़ावा अक्सर चर्चा में रहता है। दान में मिले पैसों से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट 2 अस्पताल चलाते हैं। साईं बाबा प्रसादालय में रोजाना 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। ट्रस्ट दान की रकम से सड़क, एयरपोर्ट समेत कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यों में भी मदद करते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए ट्रस्ट ने सरकार को 51 करोड़ रुपए की मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात सनातन की आस्था का केंद्र माने जाने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर भी खजाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। और लेकिन शिरडी के बाद अगर हम बात करें तो लाल बाग के राजा, उनको कौन भूल सकता है। और लाल बाग के राजा के यहाँ भी आप देखिए खूब चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पे भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और धूमधाम से यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। और उतनी ही चर्चा उनको चढ़ावे की भी होती है। जो चढ़ावा उनको चढ़ाया जाता है उसकी चर्चा खूब होती है। और मात्र 10 दिनों में भक्त विघ्नहर्ता को रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाते हैं। पहले ही दिन लाल बाग के राजा के चरणों में भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया। साथ साथ भारी मात्रा में सोना और चांदी को भी दान के रूप में भक्तों ने भेंट किया है।
हर साल गणेश भगवान के भव्य स्वरूप लाल बाग के राजा को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इनमें सोने चांदी के करोड़ों के आभूषण होते हैं और उनके स्वरूप को स्थापित करने की परंपरा साल 1934 से चली आ रही है। इस साल उनकी स्थापना को 94 साल पूरे हो गए हैं। हर भक्त लाल बाग के राजा की झलक पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए आतुर। क्या आम क्या खास, हर कोई उनके दरबार में जाता है। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है और इन्हें नवसाचा गणपति के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश के इस स्वरूप की पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है और इसलिए इनके द्वार पर आए दिन श्रद्धालु खुलकर दान करते हैं और मात्र 10 दिन में ही खजाना भर देते हैं। तो 10 दिन में जो खजाना चढ़ा, क्या कितना चढ़ावा हुआ, अब वो भी आप जान लीजिए। गणेश उत्सव की बात करें तो सोने और चांदी के आभूषण चढ़े। करीब 2.5 करोड़ में गहनों की नीलामी हुई है। 5,65,90,000 नगद दान किया गया और करीब 4.151 किलो सोना चढ़ाया गया है। 6.4 किलोग्राम चांदी चढ़ाई गई है। यानी यहां पर भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं और खूब दान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, त्रेता युग की नगरी अयोध्या की बात करते हैं और यहां पर अभी दिव्य और भव्य राम मंदिर बना है और जहां पे पूरी दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं और इसके बाद से यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि मंदिर के निर्माण का अभी काफी काम बाकी है, लेकिन गर्भगृह की स्थापना हो गई है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का द्वार खोल दिया गया है। तमाम वीवीआईपी लोगों के अलावा देश और विदेश से भी श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और 10 महीने की बात करें तो 10 महीने में विदेश के श्रद्धालुओं से भी दान देने की जो वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन दान की राशि भी जमा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश से भी करीब 10 करोड़ की धनराशि मंदिर ट्रस्ट के खाते में अभी तक दान में आ चुकी है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दान में कई करोड़ की लागत से सोने चांदी के उपहार, दूसरी चीजें मिली हैं। सभी सामग्री बैंक के लॉकर में रख दी गई है और जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसके बाद से आप देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे औसतन कितना चढ़ावा चढ़ा है। हर महीने औसतन 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। राम मंदिर परिसर में 6 काउंटर बने हुए हैं जिसमें जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। काउंटर में दान की राशि जमा होती है और अब तक टोटल अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है। 5,000 करोड़ की निधि में समर्पण संग्रह यानी 3200 करोड़ रुपए का है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जो लोगों ने दिया था चंदा वो सारी है। तो आप सोचिए ये जो हमारे मंदिर हैं वो किस तरीके से आस्था के साथ साथ यहाँ पे तमाम चढ़ावा भी भक्त जाके चढ़ाते हैं। सनातन की आस्था का केंद्र माने जाने वाले अब काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी बहुत तेजी से खजाने में जो बढ़ोतरी हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में भक्तों की भारी भीड़ रहती है जो उनके खजाने को बढ़ा रही है। शिवनगरी काशी पहुंच रहे भक्त बाबा के दर पर श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं और बीते 4 सालों की बात करें तो उसमें खूब इजाफा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम को जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो कायाकल्प किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। मंदिर पूरा कॉरिडोर जितना खूबसूरत हो गया उसके बाद से तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ हो गई। मंदिर के विस्तार और दर्शन को बहुत आसानी से लोग कर पाते हैं। काशी में पर्यटन को और बढ़ावा दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद ट्रस्ट की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2020 और 21 में कोविड-19 की महामारी के दौरान भक्तों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद के सालों में इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है। तो अब काशी विश्वनाथ में क्या चढ़ावा चढ़ा उसको भी हम आपको बता लेते हैं। तो 7 सालों का आंकड़ा आपके सामने रखें। 7 सालों में 4 गुना बढ़ा है। 2023-24 में 86.79 करोड़ यानी 86 करोड़ 79 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ा। 19-20 में 20 करोड़ 14 लाख रुपए का चढ़ावा। हालांकि उस दौरान महामारी के चलते श्रद्धालु थोड़ा कम बाहर आ रहे थे। तो ये देखिए काशी विश्वनाथ में किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं
और जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, उसके बाद एक दिव्य कॉरिडोर बन गया। गंगा नदी में स्नान करने के बाद सीधे लोग पहुंचते हैं और बाबा महादेव के दर्शन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार में जल प्रलय की। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पटना की बात करें, वहां पर नदियां उफान पर हैं, गंगा नदी उफान पर है, चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पटना के कई इलाके बाढ़ में डूब गए, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। कहीं 12 फीट पानी है, लोग जुगाड़ की नाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं जल प्रलय के बीच बिजली के पोल पे चढ़कर लोग अपनी जान बचा रहे हैं, कई मचान बना के लोग वहां रह रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के बीच लोगों की परेशानियों का जायजा लेने के लिए टीम इंडिया डेली की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की। बिहार में बाढ़ की त्रासदी में गांव के गांव डूब रहे हैं। 11 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई टोले और गांव डूब चुके हैं। ऐसे ही डूबे हुए बिंद टोली में इंडिया डेली की टीम ने जाने का निर्णय लिया। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा एक जुगाड़ वाली नाव पर सवार हुए। केले के थंब और पतली बांस के टुकड़े से बनी इस नाव पर सवार होना खतरे से खाली नहीं। दो किनारे बंधी रस्सी और उसके सहारे से खींचती है जुगाड़। इस पर एक समय में 2 आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकते। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर इस वक्त बिहार में गंगा नदी में तो जीवन में ही जल है। जी हाँ, जल जल जीवन है और जीवन को जल ने नर्क से बदतर बना दिया है। क्योंकि जो परिस्थिति इस वक्त गंगा नदी में है, लोगों के गांव डूब रहे हैं। किसी को नाव का सहारा है, किसी को पांव का सहारा है, किसी को हाथ का सहारा है और किसी को इस तरह से केले के थंब से बने जुगाड़ नाव का सहारा है। जी हाँ, ये स्थिति है इस वक्त। हम इस वक्त बिन टोली में हैं। यहाँ जो पानी है वो इतना डुबाव है कि ये ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी के सबसे कठिनतम सफ़र में से एक है उन लोगों के लिए जो हर दिन इस पर सफ़र करते हैं। मेरे ठीक नीचे अगर एक साथ 2 व्यक्ति को खड़ा किया जाए, दोनों डूब जाएंगे। 12 फीट से ज़्यादा का ये पानी है और कितना मुश्किल है मिनटों। बहुत मुश्किल है, लेकिन फेंकन लेकर जाते हैं, दिक्कत हो जाए। ये सब नाव है तो पलट जाता है, उससे बड़ा नाव है तो थोड़ी इसमें चलेगा। कभी पलट जाता है, कभी भी 1 से 2 गो होता है, तीसर का होता है वह पलट जाता है। नीचे मतलब पानी की गहराई बहुत है। जैसे लड़का लेकर डूबा है, सियाना के कुछ हेल के यहाँ पर डूबल नहीं, लड़का लोग कितना बेरा गिर गया, छान लिए लोग। छान लिया। इनके कहने का मतलब है जब डूबते हैं तो ये जो तैराक होते हैं इस तरह के लोग ये बचा लेते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटना घटती है। ये अभी पलटेगी और मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा। आप जोखिम सोचिए जिन लोगों के लिए जो हर दिन इस पर सफ़र करते हैं, इसी के सहारे इस पार से उस पार आते हैं। इनके पास जीने का कोई आसरा नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी है। घर डूब चुके हैं, मकान डूब चुके हैं, गाँव डूब चुका है और इन सब के बीच ये सफ़र ज़िंदगी का जारी है। जहाँ पर कोई नाव से संघर्ष कर रहा है, कोई तैर कर संघर्ष कर रहा है। जैसे मैंने कहा, जहाँ डुबाव कम है वहाँ कमर तक, छाती तक पानी है तो लोग पैदल निकलते हैं। जहाँ डुबाव ज़्यादा है, नाव की व्यवस्था अगर नहीं है तो इस तरह से थंब के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं। कितनी मुश्किलात में गुजरती होगी ज़िंदगी, आप सोच लीजिए। भले ही घर में बैठकर हम ऐसी कमरों में इन बातों की कल्पना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कल्पना करनी हो तो एक बार आप इनके दर्द को महसूस ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह से इस पानी में ऊपर तपिश है, नीचे पानी गहरा है और इसके बीच केले के थंब पर यह संघर्ष की पूरी कहानी है। मिंटू जैसे लोग एक कोने से दूसरे कोने लोगों को ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ज़िंदगी, हम सच कह रहे हैं, नर्क से बदतर है। यहाँ जल ही जीवन नहीं है, यहाँ जल ने जीवन को नर्क बना रखा है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो स्थिति गांव, खेत और खलिहान की होती है, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। बाढ़ के पानी में गायब हो चुकी सड़कों पर जान हथेली पर लेकर लोग एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं, क्योंकि जल प्रलय के बीच कहीं कोई इलेक्ट्रिक पोल गिरा है जिस पर अंदाजे से लोग चलकर इस विभीषिका को पार करते हैं। कदम डगमगाए तो कई फीट गहरे पानी में डूब जाने का खतरा है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के लिए राहत शिविर तो लग गए हैं, मगर इन राहत शिविरों में व्यवस्था नाकाफी होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है व्यवस्था और क्या है जरूरत, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। बिहार में बाढ़ से लोग बेहाल हैं और अब सरकार इन लोगों के लिए अलग अलग जगह राहत शिविर लगाकर व्यवस्था करने में जुटी है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं कि उनके लिए व्यवस्था
कितनी होनी चाहिए इसका आकलन शायद सरकार भी पूरी तरह से नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि जो लोग मिल रहे हैं मुझे कैंप में वो कह रहे हैं व्यवस्था नाकाफ़ी है। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ मत्स्य मत्स्य संसाधन विभाग की एम्बुलेटरी वैन द्वारा आयोजित निःशुल्क पशु चिकित्सा सह जागरूकता शिविर है। यहाँ पर मवेशियों के लिए, मवेशियों की तबीयत खराब हो रही है सर इस गर्मी में, क्या? हाँ सर, दवाई ववाई दे रहे हैं, सुइया भी जाकर लगाए हैं, शाम में भी लगाए हैं। यहाँ मवेशी सब हैं, कोई विशेष यहाँ मवेशी का तबीयत खराब नहीं है। किसी को जो है सो वही टिक्स का प्रॉब्लम है या फिर हल्का फुल्का किसी को बुखार रहता है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। हाँ, संख्या बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित हुए हैं जी। देखिए ये वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में विस्थापित हुए हैं लोग, और जो दूसरे बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए यहाँ पर कैंप है। क्या क्या दे रही है मैम? दवा जैसे कि ये स्वास्थ्य शिविर है जो गंगा के तरफ से इस तरफ आए हैं, उनके सुविधा के लिए। जैसे ये लोग को पीसीएम दिया जा रहा है, लिवोसिटिजन दिया जा रहा है, डाइक्लोफेन दिया जा रहा है। तो ये मतलब ये बीमारियां अमूमन डायरिया और वायरल ये एक सेंटर हुआ, और अब आपको दिखाते हैं ये सामुदायिक रसोई घर है जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना तैयार हो रहा है। और यहाँ देखिए चावल दाल सब्जी, हाँ चावल दाल सब्जी बनकर तैयार हुआ है। इस पूरे कैंप में एक साथ जो लोग रह रहे हैं उसके लिए, उनके लिए इस तरह के खाने की व्यवस्था की गई है। चावल दाल सब्जी की व्यवस्था है। अभी कितने लोगों को खाना खिलाया जा रहा है? जो जितना लोग दियरा से आए हुए हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, सब लोग खा रहे हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कोई भी आएगा तो भूखा वापस नहीं जा सकता। एक समय चावल दाल सब्जी, फिर रात में भी हाँ, रात में भी हाँ चावल दाल सब्जी रात में भी मिले। तो देखिए ये बाढ़ पीड़ितों के लिए इस तरीके की सामुदायिक रसोई जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें एक तरफ वेटनरी डॉक्टर्स बैठे हैं, एक तरफ जनरल डॉक्टर्स बैठे हैं, और यहाँ पर ये रसोई है जहाँ पर इन्हें भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर बैठे लोगों को 5 मिनट में लोगों को अब खाना दिया जाएगा। और लोग देखिए जब परेशान होते हैं तो किस तरह से खाने के इंतजार में बैठे होते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो नक्ता दियरा से आए हैं, वहाँ पर खाने की व्यवस्था अब है नहीं, घर बार डूब चुका है। तो सरकार की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। सुबह से भूखे होते हैं लोग, सुबह से बैठकर टेबल कुर्सी पर आसरा देख रहे होते हैं। वहाँ सब डूब गया है भैया, घर में नहीं डूबता साहब, तो काहे के लिए आते? इतना पानी जुलुम गुजरा हुआ है वहाँ। खाना पीना मिल रहा है आपको? सूर्य भाई कई बजे मिलेगा, कई बजे खाएगा? बहनिया थोड़ा मिलना चाहिए कुछ है। सुबह से भूखे रहते हैं तो भूख नहीं ना है। 1 बजे मिलेगा। कि क्या परेशानी, पूरा गांव डूब गया है? पूरा गांव डूब गया। यही जो मिल रहा है भोजन, यही हाँ यही सहारा है। सामने डूबा हुआ गांव, डूबता हुआ घर, और इधर भोजन के इंतजार में शिविर में बैठे लोग। ये होती है बाढ़ के इलाकों की चुनौती। देखिए अपने आँख के सामने लोग अपना घर डूबता हुआ देख रहे होते हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते हैं, सब कुछ डूब गया है। मवेशियों को लेकर इसी तरीके से बाढ़ राहत शिविर में पहुँचे लोग जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये है बिहार के बाढ़ की विभीषिका की कहानी। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से हाहाकार है, नदियां उफान पर हैं और सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहती हैं। बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से डुबो दिया है। गंगा इस समय अपने उफान पर है और गंगा के आसपास के इलाके डूबे हुए हैं। गांव गांव दरिया बन चुका है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये भी एक गांव है, बिंड टोली का इलाका है। और ये इलाका कैसे डूब चुका है, मेरे आगे जो शख्स है इस वक्त ये मेरा गाइड है, क्योंकि अगर 1 इंच मेरी कदम इधर से उधर हुई तो न जाने कितने गहरे पानी में मैं नीचे चला जाऊंगा। इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये महज मुश्किल से 10 से 12 इंच का एक पतला सा पगडंडी सा है, और इसके अगल बगल मुझे भी कोई अंदाज नहीं मिल रहा कि पानी की गहराई कितनी है। फिलहाल ये पानी मेरे कमर तक आ पहुँची है। भाई कैसी स्थिति है गाँव की अभी? यहाँ तो बहुत ही स्थिति खराब है। हाँ। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है आने जाने के लिए। हाँ। यहाँ से डूब डूब के जाते हैं। हाँ, इतना पानी हेल के जाते हैं। हाँ। यहाँ पे पोल नीचे है, उसी पर चढ़ कर आते हैं। इधर उधर होंगे तो पानी में गिर जाएंगे। पानी में गिर जाएंगे। ये जो रास्ता मैं तय कर रहा हूँ ये आपको इसलिए ये दिखाने को तय कर रहा हूँ कि देखिए ये जोखिम मैं उठा रहा हूँ, और हर दिन हर पहर इस गांव के लोग ऐसे ही जोखिम उठा रहे हैं। भले ही एसी रूम में बड़े बड़े LED और स्मार्ट TV पर आप जब देख रहे होंगे इन तस्वीरों को,
तो आप इस दर्द का एहसास शायद ना कर पाएँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तपिश में नीचे पानी है, ऊपर आसमानी तपिश है और इस बीच में लोगों का ये संघर्ष है। हर दिन इसी तरीके से इसी दरिया को पार करते जाना है। कैसे भाई नीचे उतरे हैं? नीचे उतरिए, देखिए खल्ला है। हाँ, ये देखिए खल्ला है, यानी ये नीचे गड्ढा है। मैं इस पूरी नदी को पार कर रहा हूँ और इस नदी को पार करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके नीचे सांप हैं, बिच्छू हैं, केकरे हैं, किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं रहता। दरिया डूब चुका है, नावें लगी हुई हैं और लोग इसी तरीके से ज़िंदगी से दो चार हो रहे हैं। ये है बाढ़ के विभीषिका के संघर्ष की कहानी। एक किनारे से दूसरे किनारे अपने ही गांव में आना कितना दुभर हो गया है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, बिंटोली। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। निकालो जीत के पैसे। ऐसे कैसे? जीत के पैसे निकालना इतना अनसेफ। यहाँ अनसेफ है जहां पर जूपी लूडो पे नहीं होगा। और तब तक जूपी पर जीत के पैसे इंस्टेंटली निकालना है बिल्कुल सेफ। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। गुलामी के दौर के क्रिमिनल लॉ खत्म। 3 नए कानूनों में दंड की जगह न्याय पर फोकस। विकसित भारत को समर्पित हर दिन। मोदी 3.0 के 100 दिन। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों में खौफ बढ़ने का काम कर रही है। वहीं राज्य को पूरी तरीके से अपराध मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला इस ओर मील का पत्थर साबित हो रहा है। यूपी के हर जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित हो रही है, जिसका मकसद है तकनीकी विज्ञान और संसाधनों से पुलिस को हाईटेक करना। फॉरेंसिक लैब अपराधों की जांच में वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगी और इन लैब में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तैनाती की जाएगी। साल 2018 में गाजियाबाद में एशिया की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब ने यूपी को तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित किया था और अब उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर राज्य में फॉरेंसिक सबूतों के दम पर कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। तो इसमें आम लोगों को न्याय भी आसानी से और बहुत जल्द मिल जाएगा। राज्य के हर जिले में फॉरेंसिक लैब का भी योगी सरकार का फैसला आम लोगों के लिए न्याय की एक नई किरण है, साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक नई छवि भी। 11 मुल्कों के पीछे पाकिस्तानी आतंकी। कहां हुई शहबाज की इंटरनेशनल बेइज्जती? मोदी के लिए रेड कारपेट, शहबाज को रेड सिग्नल। देखिए नापाक आज रात 10:28 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। खबर उत्तराखंड से, जहां पर चमोली से खबर आ रही है। नेशनल हाईवे के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर आ गया। गनीमत यह थी कि उस दौरान कोई वाहन वहां से नहीं जा रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड इन दिनों आम हो गया है और जिसके वजह से अभी चार धाम की यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन एक बार फिर से शुरू हुई चार धाम की यात्रा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि चमोली में ये एक बड़ा हादसा हुआ। उत्तराखंड की चमोली में नेशनल हाईवे के ऊपर पहाड़ गिरने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। वीडियो चमोली जिले में मलारी नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है, जहां ऊपर का पहाड़ अचानक से टूटकर सड़क पर आ गिरा। आपको बता दें कि मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भारत चीन सीमा को जोड़ता है। नेशनल हाईवे पर लाता से लगभग 20 किलोमीटर आगे पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर गिरने से नेशनल हाईवे बाधित हो गया। मलबा गिरने की वजह से कई जगहों पर बड़ी दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। पहाड़ के टूटने से हाईवे बंद हो गया, जिसके चलते इलाके के 17 गांव प्रभावित हो गए। फिलहाल बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें कई जगह पहाड़ी गिर करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। इससे कई बार भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। बारिश के बाद चटक धूप की वजह से लैंडस्लाइड की घटना बढ़ जाती है। गनीमत रही कि उस समय यहाँ से कोई वाहन की आवाजाही नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। खबर महाराष्ट्र, जहां पर अमरावती में बेकाबू बस लगभग 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
महाराष्ट्र के अमरावती के सेमाडोह के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस अनियंत्रित होकर सीधे 70 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए, जहां कुछ गंभीर भी बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस अमरावती से खंडवा जा रही थी। इसी दौरान सीमाडोह के पास पुलिया से 60 से 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस बस में लगभग 50-55 यात्री सवार थे। चालक का नियंत्रण छूट जाने से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर एनडीआरएफ के अलावा स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस हादसे के बाद बचाव कार्य प्रगति पर है। प्रशासन ने आशंका जताते हुए कहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं जिला प्रशासन की टीम इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि जुलाई महीने में अमरावती के पास मेलघाट के हाई पॉइंट के पास ही एक निजी ट्रेवल्स की बस हादसे का शिकार हुई थी। तब बस सतपुड़ा रेंज के मेलघाट में खटकली के नजदीक खाई में गिरी थी। हाल के दिनों में इस इलाके में हुई ये तीसरी बड़ी घटना है। वही एमपी के सीहोर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर झुलस गए। एमपी के सीरोह जिले में भोपाल इंदौर हाईवे पर स्थित कोठरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। पूरी घटना आष्टा तहसील की कोठरी नगर परिषद की बताई जा रही है, जहां सोयाबीन काट रहे 8 मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस घटना की जानकारी बीएमओ ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कुल 15 लोग सोयाबीन फसल की कटाई कर रहे। दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान पर काले बादल छाने के साथ बिजली कड़कने लगी और अचानक आकाशीय बिजली खेत पर काम करने वाले मजदूरों पर गिर गई। इसके बाद काम कर रहे मजदूरों के बीच चीख पुकार मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने एसडीओपी अस्पताल पहुंचकर मजदूरों के परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।